हमारी क्लास में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जैसे मुर्तज़ा है, सद्दाम है। ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं। सद्दाम की तो जो है राइटिंग्स ज़्यादा मैंने चेक नहीं की हैं, लेकिन मुर्तज़ा के बारे में आई एम वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक कि इंशाल्लाह 2022 में उसका अटेम्प्ट ये क्वालिफाई हो जाएगा। एंड इफ़ ही क्वालिफाइज तो आई थिंक इनका पूरा क्रेडिट मुझे ही जाना चाहिए। व्हाट डू यू से मुर्तज़ा? और 2022 का जो अटेम्प्ट है ये आपने अटेम्प्ट लाजमी देना है और इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होंगे। थैंक यू सो मच। काफ़ी ज़्यादा आपके चांसेस होंगे अटेम्प्ट पास करने के। लीनियंट चेकिंग होगी, पेपर्स आपके आसान बनने वाले हैं इंशाल्लाह। इस बार पासिंग रेशियो भी ज़्यादा होगा। काफ़ी कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है आपके लिए इस बार। लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ एसेस। 5 टाइप्स हैं। पहला पहला आपके पास है एक्सपोजिटरी। पहला पहला जो टाइप है ऐसे का, दैट इज योर एक्सपोजिटरी। अब ये एक्सपोजिशन हम किसको कहते हैं, इसको पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। और इस टाइप को हम कहाँ पर यूज करते हैं। जो एक्सपोजिटरी है, ये सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करें कि आप एलोबरेट करेंगे टॉपिक को। आप टॉपिक को डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। इट इज इन सिंपल टर्म्स एक आपका ओपिनियन होगा एक टॉपिक के हवाले से। वो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप उसको डिफाइन करेंगे एंड आप नैरो पर्सपेक्टिव में, दोनों पर्सपेक्टिव में आप उसको डिफाइन कर रहे होंगे। तो इन शॉर्ट टर्म, इन इन सिंपल टर्म्स, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ में आप क्या करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द टॉपिक करते हैं कि ये जो टॉपिक है ये किस हवाले से है, किस चीज के बारे में है। ये एक्सपोजिशन का आपका एक पैराग्राफ लाजमी होता है। वो पैराग्राफ कहाँ ऐड होगा और किस तरह से आप करेंगे इसको भी हम देखते हैं। लेट सपोज आपके पास है टॉपिक ग्लोबलाइजेशन। लास्ट टाइम आपके पास ऐसे आया था, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इसकी अगर हम आउटलाइन बनाने की कोशिश करें, बाद में मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि आउटलाइन कैसे बनाते हैं। पहला जो आप पैराग्राफ लिखते हैं उसकी जो पहली हेडिंग होती है वो हमेशा आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन। कोई भी सवाल हो, कोई भी ऐसे हो, तो उसका सबसे पहले लिखा जाता है इंट्रोडक्शन। आप ऐसे में आउटलाइन पहले बनाते हैं। इन चीज़ों को हम आगे जाके इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए सिर्फ एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि एक्सपोजिशन किसको कहते हैं हम। आप कैसे इंफॉर्मेशन वहां पे इनपुट करते हैं ब्रॉडर एंड नैरो पर्सपेक्टिव में। फॉर एग्जांपल आपके पास टॉपिक आ गया है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। इसमें कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के आप फायदे और नुकसान बताएंगे इस ऐसे के अंदर। इंट्रोडक्शन में यू विल इंट्रोड्यूस द एंटायर क्वेश्चन। इंट्रोडक्शन के डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी, पार्ट इंट्रोडक्शन के कितने होंगे, ये सारी चीजें हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ए टू जेड सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन की डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन के कितने टाइप्स हो सकते हैं हमारे, 8 से 10 तरह के इंट्रोडक्शन हम लिख सकते हैं। कौन सा इंट्रोडक्शन लिखना ज्यादा फीजिबल होगा, इसको हम आगे जाके इन डिटेल डिस्कस करेंगे। एनेक्डोट किसको हम कहते हैं, हम कोटेशन से कैसे स्टार्ट करते हैं, हम थीसिस स्टेटमेंट के साथ कैसे स्टार्ट करते हैं, हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से कैसे स्टार्ट करते हैं, हम पैराडॉक्स कैसे यूज करते हैं। ये सारी चीजें हम इंट्रोडक्शन में आगे जाकर सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम जो सेकेंड हेडिंग देंगे आउटलाइन में, जो सेकेंड हेडिंग देंगे हम, उसको हम कहते हैं एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। सेकेंड हेडिंग में कहता हूं एक्सपोजिशन ऑफ द टर्म ग्लोबलाइजेशन। यहां पर मैंने बता दिया है कि मैं जो है ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करूंगा यहाँ पे।
कि व्हाट इज एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन। एक्सपोजिशन ऑफ द टर्म ग्लोबलाइजेशन में आप इसको फर्दर अगर सब हेडिंग में डिवाइड करने की कोशिश करें तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से, डिफाइनिंग ग्लोबलाइजेशन, सेकेंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दैट्स ऑल, बस इतना। लेकिन ये मेन जो हेडिंग है आपकी और इसके जो 2 पॉइंट्स हैं, ये तीनों को मिला के हम कहेंगे कि ओनली एक पैराग्राफ लिखना है। मतलब ये है कि जब इसका पैराग्राफ हम लिखेंगे तो उसमें हम बताएंगे ग्लोबलाइजेशन क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं, मतलब सिर्फ एक पैराग्राफ होगा और इसको हम कहेंगे एक्सपोजिशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। तो सिंपली हम फिर पैराग्राफ जब लिखेंगे तो पैराग्राफ में हम लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन इज इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ पीपल। ग्लोबल लेवल पे इंटरकनेक्टेडनेस को हम कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की 4 टाइप्स हैं। इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, ट्रेड है, कल्चरल एक्सचेंजेस है, ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं ग्लोबलाइजेशन के अंदर। इसको हम कहेंगे कि एक्सपोजिशन, इसको हम कहेंगे एक्सपोजिशन ऑफ द टर्म ग्लोबलाइजेशन, जिसमें आपने ये बताया कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसके एग्जांपल्स वगैरह आप दे देंगे एक पैराग्राफ के अंदर आफ्टर राइटिंग योर इंट्रोडक्शन। तो आपको पता चल गया कि ऐसे के जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो आपने कहाँ और कैसे यूज करने हैं। अभी आपको सिर्फ ये पता चला है कि एक्सपोजिशन को हम कैसे और कहाँ पर यूज करेंगे। आगे जाकर बॉडी पैराग्राफ्स में भी क्या हमने एक्सपोजिशन यूज करनी है, करेंगे या नहीं करेंगे, वहां पे टर्म्स को डिफाइन करेंगे या नहीं करेंगे, इसको भी आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट, छोटी से छोटी चीज आपकी और बड़े से बड़ी चीज A to Z सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ताकि आपके सारे इश्यूज जो हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाएं और जब आप ऐसे लिखें तो आपका एक प्रॉपर फुल फ्लेज्ड फ्लॉलेस आपका ऐसे हो जिसमें कम से कम स्कोर भी आपका 45-50 होना चाहिए। सो और भी क्लियर कि एक्सपोजिशन हम किसको कहते हैं। जी, एक्सपोजिशन हम इसको कह रहे हैं कि एक्सपोजिशन में आप की टर्म्स को डीकंसर्ट करते हैं, आप उनको एलोबरेट करते हैं, आप उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, आप इंफॉर्मेशन बता दे रहे होते हैं कि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक का मतलब क्या है, ये जो की वर्ड है इस वर्ड की मीनिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक और ऐसे आ जाता है, इज पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटलाइजेशन, तो आप एक्सपोजिशन देंगे कि व्हाट इज डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन किसको कहा जाता है, लेकिन यूर मैन हेडर और सब हेडर मस्ट बी इन अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे अभी मैंने कहा कि व्हाट इज डिजिटलाइजेशन, तो आप ये हेडिंग नहीं देंगे, आप ये देंगे डिफाइनिंग द टर्म डिजिटलाइजेशन, या फिर डिकोडिंग द टर्म डिजिटलाइजेशन, या फिर डीकंस्ट्रक्टिंग द टर्म डिजिटलाइजेशन, या फिर एलोबरेटिंग द टर्म डिजिटलाइजेशन, या फिर पुटिंग लाइट ऑन द टर्म डिजिटलाइजेशन, या फिर एक्सपोजिशन ऑफ द टर्म डिजिटलाइजेशन। हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपके होने चाहिए। कभी भी एक्सपोजिशन की हेडिंग हर ऐसे के अंदर लाजमी है, ये आप नोट कर लें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टॉपिक आ जाता है हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान कोलन इल्स एंड रेमेडीज। अब इसमें हम एजुकेशन को क्या डिफाइन करेंगे, व्हाट इज एजुकेशन, आपको पता नहीं है, आप डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इट्स फाइन। सेकेंड पैराग्राफ में आप फिर ये बताएंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो आप देंगे हेडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, लेकिन एक्सपोजिशन आप उस टर्म की लाजमी देंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन। ये चीज आपने अपने माइंड में लाजमी रखनी है। यहां तक आपको समझ आ गया है कि एक्सपोजिशन हम किसको कहते हैं, तो फिर यहां से हम आगे मूव करें। और भी क्लियर सो फॉर? सेकेंड टाइप आपके पास कौन सा है? सेकेंड टाइप है आपके पास आर्ग्यूमेंटेटिव एसे।
अच्छा, अगर किसी ऐसे में कोई टर्म है ही नहीं तो उसको कैसे करेंगे? आप कोई ऐसे का ऐसा एग्जांपल बताएं तो उसको हम देखें। वर्ड कोई ना कोई लाजमी होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टर्म ही नहीं हो। हायर एजुकेशन का हम सिंपली लिख देंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन विल बी योर एक्सपोजिशन। इंपॉर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन। जी, मैंने कहा हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन को आप कैसे डिकंस्ट्रक्ट करेंगे? आप कैसे बताएंगे कि हायर एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है? तो आप सिंपली एक हेडिंग दे दें, इंपॉर्टेंस ऑफ हायर एजुकेशन। दूसरा मैंने बताया डिजिटलाइजेशन। तो डिजिटलाइजेशन को आपने बताना है कि डिजिटलाइजेशन हम किसको कह रहे हैं। लिटररी ऐसे था आपका, आई डिसअप्रूव व्हाट यू से, आई डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। इस ऐसे की बात हो रही है कि इसमें हम एक्सपोजिशन किसकी देंगे। इस ऐसे के अंदर सबसे पहले आप डिकंसिडर करने की कोशिश करेंगे पूछा क्या है। क्या डेमोक्रेसी के बारे में आपसे पूछा है या फिर लिबर्टी के बारे में आपसे पूछा है? तो सिंपली सिंपली हम एक हेडिंग दे देंगे कि आइडिया ऑफ लिबर्टी क्या है, फ्रीडम या फिर लिबर्टी या डेमोक्रेसी का आइडिया एक्चुअल में क्या है। तो ये हम बता सकते हैं इसके अंदर। फिर इसका हम बैकग्राउंड दे सकते हैं कि ये किसकी कोटेशन है, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज किया गया था, क्यों यूज किया गया था, ये एज ऑफ एनलाइटमेंट की एक कोटेशन है, इसकी रिलेवेंस आज क्या है। ये सारी चीजें हम एक्सपोजिशन में उसकी लाजमी बताएंगे। एक्सपोजिशन तो हम देंगे ही, इससे भाग नहीं सकते। इट इज वेरी इजी टू राइट इन एक्सपोजिटरी पैराग्राफ। वो आगे जाके मैं आपको सिखाऊंगा भी सही इन डिटेल कि कैसे लिखेंगे। डोंट वरी, कम से कम जितने भी एसेज हैं उन सारे एसेज को हम डिकंस्ट्रक्ट यहाँ पर करेंगे। आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड टाइप है आपके पास आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। अब ये जो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे है, इट इज क्वाइट डिमांडिंग इन नेचर। आर्ग्यूमेंट करना काफी मुश्किल काम है। अगर आप आर्ग्यू करते हैं तो उस आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई भी करना है आपने। दो चीजें होती हैं ऐसे राइटिंग में जब हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे की। एक आपका होता है आर्ग्यूमेंट और फिर उसकी जस्टिफिकेशन। उसकी जस्टिफिकेशन आपकी होती है। एंड आर्गुमेंट और जस्टिफिकेशन हम किसको कहते हैं, इसको भी एलोबरेट करने की कोशिश करते हैं हम। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के अंदर एविडेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं। और जब आप पैराग्राफ लिखेंगे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के, तो उसमें दो चीजें आपकी मेन होंगी। सबसे पहली चीज आपकी कौन सी है? आपका आर्ग्यूमेंट। यू विल गिव एन आर्ग्यूमेंट। उसकी फिर जस्टिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि पॉवर्टी इज इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान। दिस इज योर आर्ग्यूमेंट। You wrote that poverty is in every nook and corner of Pakistan. ये आपका क्या है? इट इज योर आर्ग्यूमेंट। अब इसको जस्टिफाई भी आपने करना है। जस्टिफाई कैसे करेंगे? जस्टिफाई करने के लिए भी 7 से 8 तरीके हैं। वन बाय वन हम उनको भी डिस्कस करेंगे आगे जाके। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर सकते हैं, कोर्ट से, रेफरेंस से, किसी भी तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं अपने आर्ग्यूमेंट को। अब मैंने कहा कि पॉवर्टी इज इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान। इसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे अब कोई रेफरेंस चाहिए, कोई कोड चाहिए, कोई कोई ना कोई रिपोर्ट चाहिए। तो जस्टिफाई करने के लिए मैं जो है यूज करता हूं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान को। अब इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में दो चीजें बताई हुई हैं। सबसे पहली चीज है व्हाट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सेकंड है व्हाट इज मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी क्या है एंड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या है, इन दोनों की डेफिनेशन दी गई है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे हमारे पास जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है वो रफली 24% से 25% है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हमारे पास ऐसी है जिसके पास एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब ये है कि ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम इसको कहते हैं। फिर आती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब ये है कि आपके पास बाइक है तो दूसरे के पास कार है,
तो आप उसके कंपैरिजन में पुअर हैं। इट मीन्स के आप मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के शिकार हैं। फिर आपके पास जो कार है वो कार है एल्टो VXR, दूसरे के पास BMW है या फिर ऑडी है या फिर मर्सिडीज है, तो आप इसके कंपैरिजन में पुअर हैं। फिर इसके पास BMW है तो दूसरे के पास हेलीकॉप्टर है, तो आप इसके कंपैरिजन में पुअर हैं। इट इज योर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अगर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो पाकिस्तान में पॉवर्टी 60% है मल्टी डायमेंशनल। तो इस रेफरेंस को अगर मैं यूज करूं इस आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए, तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, द आर्ग्यूमेंट इज दैट पॉवर्टी इज इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान। फॉर इट्स जस्टिफिकेशन आई से 24% एब्सोल्यूट पॉवर्टी है, 60% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है। लेकिन यहां पर आप इस चीज को भी आप एनालाइज करने की कोशिश करें कि मैंने कहा कि पॉवर्टी पाकिस्तान के हर कोने के अंदर है, मतलब कि ये पूरा पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान में हर जगह पे पॉवर्टी है। पहले मैंने देखा कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 24% है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी 24% है। फिर देखा मैंने कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 60% है। फिर भी 40% लोग ऐसे हैं जो कि इन दोनों से बाहर हैं। फिर मेरा आर्ग्यूमेंट जस्टिफाई नहीं हो पाता। मेरा जो सेंटेंस था कि पॉवर्टी इज इन एवरी नूक एंड कॉर्नर इज इनकरेक्ट, ये राइट सेंटेंस नहीं है, इसीलिए आर्ग्यूमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप सबसे पहले ये देखेंगे यू विल नेवर राइट एनी स्वीपिंग स्टेटमेंट। आप कभी भी स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि पॉवर्टी इज इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ पाकिस्तान, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं हो पाया। अब आप ऐसी कोई रिपोर्ट लेके आए जिसमें ये नजर आए कि 99% मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है पाकिस्तान में, तब हम कहेंगे ये सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन ऐसा कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। दूसरा एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट ऑफ USA डोनाल्ड जे ट्रंप इज अ पॉपुलिस्ट लीडर, ही इज अ पॉपुलिस्ट लीडर। किसी भी किताब में अनइक्विवोकली ये बात नहीं की गई है कि ये पॉपुलिस्ट हैं। ये जरूर बताया गया है कि ही हैज टेंडेंसीज ऑफ पॉपुलिज्म, ही हैज टेंडेंसी, इनके अंदर टेंडेंसी है, मतलब के पॉपुलिस्ट लीडर्स जो हैं उनकी कुछ क्वालिटीज इनके अंदर मौजूद हैं। तो मैं ये सेंटेंस लिख सकता हूं कि ही हैज सर्टेन पॉपुलिस्ट टेंडेंसीज। ये सेंटेंस मेरा करेक्ट होगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये पॉपुलिस्ट हैं तो ये सेंटेंस मेरा इनकरेक्ट होगा। तो नेवर ट्राई टू राइट अ स्वीपिंग स्टेटमेंट। कभी भी स्वीपिंग स्टेटमेंट आप नहीं लिखेंगे। स्वीपिंग स्टेटमेंट देने से आपको ही मसला होता है क्योंकि आप उसको फिर जस्टिफाई नहीं कर पाते। एंड मेक श्योर कि जब आप आर्ग्यूमेंट करेंगे तो उसमें आर्ग्यूमेंट के साथ साथ आपने उसको जस्टिफाई भी करना है। अगर आप जस्टिफाई नहीं करते तो वो आर्ग्यूमेंट इज ऑफ योर, इट इज ऑफ नो यूज। तो यहां तक आप मुझे बताएं कि ये दो चीजें आपकी क्लियर हुई हैं या इनसे रिलेटेड स्टिल कोई कंफ्यूजन है? सो तो नहीं गए, जाग रहे हैं सब? ता कह रहे हैं कि क्लियर, बाकी बाकी सब भी बताएंगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सारी चीजें क्लियर हैं? अल्लाह माचो मत असमी पे आओ जो। क्लियर हैं जी, ये दो चीजें आपकी क्लियर हो गई हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन सी चीजें सीखी हैं मैं आपको रिपीट करा देता हूं ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले हमने सिलेबस को देखा कि व्हाट वाज आवर सिलेबस। थैंक यू सदाम। व्हाट वाज योर सिलेबस? बस ये आपका प्यार है। सिलेबस क्या था? ऐसे किसको कहते हैं हम? ऐसे के टाइप्स में दो टाइप्स अभी तक हमने देखे हैं। फिर हमने एक आउटलाइन भी देखी कि ऐसे जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें कौन कौन सी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ये चीजें हमने अभी तक डिस्कस की हैं। इन शॉर्ट अभी तक हमारा ऐसे स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तक हमारा ऐसे स्टार्ट भी नहीं हुआ। अभी ये सिर्फ बेस बन रहा है आपका कि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि ऐसे क्या है, टाइप्स क्या है। बेशक ये टाइप्स पढ़ने के बाद आप भूल जाएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन
जब आप लिखेंगे तो आपके माइंड में ये होना चाहिए लाजमी कि सेकंड पैराग्राफ मैंने ये लिखना है कि मैं डिकंस्ट्रक्ट करूंगा कीवर्ड्स को। उसमें मैंने बताना है कि ये टॉपिक क्या है, इस टॉपिक के बारे में कौन सी चीजें बतानी है मैंने, ये आपने एक्सपोजिशन में लाजमी लिखना है। बस ये चीजें आपके माइंड में एम्बेड हो जानी चाहिए। फिर बेशक आपको ये पता नहीं हो कि आर्गुमेंटेटिव है, कौन कौन से टाइप्स हैं, बेशक ये आप भूल जाएं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपकी राइटिंग के अंदर ये चीजें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैं कहता हूं कि राइट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस गलत भी हो सकती है, राइट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट इज जेंडर्ड, मैं कहूंगा मैन काइंड तो ज्यादा बेहतर होगा। तो इसी के साथ आई थिंक आज की क्लास को हम यहीं पे ही एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में हम यहाँ से आगे चीज़ों को लेकर चलेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज अब लंच डिनर वगैरह करके फिर सो जाएं। एंड इन द एंड डू शेयर योर फीडबैक, ग्रुप में ज़रूर अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। यस, एवरीथिंग इज जेंडर्ड। साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये जेंडर न्यूट्रल है। एमसीक्यूएस में हो सकता है आ जाए सवाल, उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है जेंडर न्यूट्रल है। सर इफ यू डोंट माइंड कल आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दें जिसमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। नो वरी अबाउट द इंफॉर्मेशन। ये जो 12 सब्जेक्ट्स आप लोग तैयार कर रहे हैं, इन्हीं 12 सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे। इसके लिए एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको 8 से 10 टॉपिक्स दूंगा और उनसे रिलेटेड आपको सोर्सेज एंड मटेरियल भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपका टाइम सेव हो और आप राइट डायरेक्शन में अपने एनर्जीज और टाइम को यूटिलाइज कर सकें। ये सारा बर्डन मेरा काम है, ये मटेरियल टॉपिक्स ये सारी चीजें मैं आपको बनी बनाई दे दूंगा। डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। इसी के साथ हम आज की क्लास को एंड करते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।